हेलो गाइस, तो हम लोग जेई मेंस का रिवीजन सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर जैसा हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग रहेगा। इस सीरीज में जो वीडियोस आएंगे वो मोस्टली फोकस्ड होंगे मेंस के ऊपर। ठीक है, मेंस और नीट के बच्चे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जो एडिशनल टॉपिक बॉन्डिंग पढ़ते वक्त कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एडवांस के लिए जब दूसरा सीरीज आएगा उसमें वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेंगे जैसे कि बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, सिलिकेट, हाइड्रोलिसिस। ये सारा पार्ट जो है ये एनसीईआरटी में बॉन्डिंग चैप्टर में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में बॉन्डिंग चैप्टर में दे रखा है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे और कम टॉपिक्स है रिलेटिवली। आप देखिएगा एडवांस के लिए जब बॉन्डिंग किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम टॉपिक है। हम लोग वीडियोस को शॉर्ट रखने का कोशिश करेंगे, इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। जो आपको चीजें पता होनी चाहिए सिर्फ उस पे वी विल ट्राई टू कीप दी वीडियोस लेस देन 2 आवर्स, ताकि आपको कम टाइम में एक अच्छे से प्रॉपर रिवीजन मिल जाए। बट इसमें पूरा पूरा थ्योरी डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी वो आपको पहले से करके रखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला डाउट तो यही आता है बॉन्डिंग में कि बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला डाउट तो यही आता है बॉन्डिंग में कि बॉन्ड क्यों बनता है। तो बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल या जो एटॉमिक स्पीशीज हमारे पास हैं उनको स्टेबल करने के लिए। द होल आइडिया ऑफ बॉन्डिंग इज टू गेन स्टेबिलिटी, है ना। जब एटम था और जब उसने बॉन्ड बनाया तो उससे क्या मिला, उसको स्टेबिलिटी मिला। अब किस इंटरैक्शन से उसको कितना स्टेबिलिटी मिला, इसके बेसिस पे कुछ इंटरैक्शंस को बॉन्ड कहा जाता है और कुछ इंटरैक्शंस को बॉन्ड नहीं कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर O और H जो बॉन्डेड है ये हो गया बॉन्ड। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो बॉन्ड नहीं है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेसिकली क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए आपको बॉन्ड भी बनता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं। लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी किससे मिलता है, बॉन्ड से। और एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अगर किसी भी इंटरैक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, अगर ऐसे किसी इंटरैक्शन में जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है कोई ऐसा अट्रैक्शन जनरेट हुआ है, तो अगर उसमें एनर्जी रिलीज हुई है 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे। और अगर उससे कम एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली बॉन्ड क्या है, स्टेबिलिटी को गेन करने का एक तरीका है। स्टेबिलिटी कैसे गेन होगा, एनर्जी को रिड्यूस करके। एनर्जी क्यों रिड्यूस होगा, अट्रैक्शन की वजह से। और अगर एनर्जी रिलीज होता है 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा तो उसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं, और अगर उससे कम रिलीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पे एक बात बस पता होनी चाहिए, जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और लैटिस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कंपाउंड भी मॉलिक्यूल और लैटिस दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल का मतलब ये हो जाता है जो इंडिविजुअलिस्टिक होता है। जैसे मान लीजिए आप एक O2 की बात करते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ ये दो ऑक्सीजन एटम्स जो आपस में बॉन्डेड है। लेकिन जब आप डायमंड कहते हैं तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1, 10, 15, 20 कार्बन, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आपस में बॉन्डेड हैं। लेकिन एक लैटिस मतलब हो गया रेगुलर पैटर्न बना के एग्जिस्ट कर रहे हैं, अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जैसे यहां पे ये सब अकेले अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा हो, दैट इज पॉसिबल, लेकिन ये अकेले अकेले एग्जिस्ट करता है और ये सब साथ में बहुत सारा नंबर एक रेगुलर पैटर्न बना के एग्जिस्ट करता है। तो कभी कभी पूछ लेता है डायमंड कैसे एग्जिस्ट करता है, लैटिस के फॉर्म में। सिलिका कैसे एग्जिस्ट करता है, लैटिस के फॉर्म में। लेकिन वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इसीलिए आपने स्टोइकियोमेट्री के अंदर एक और टॉपिक पढ़ा था, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में क्या होता था, हम लोग बिल्कुल इसको मोलारिटी की तरह ही ट्रीट करते थे, लेकिन एडिशनल क्या होता था कि इसमें हम लोग लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ऐसे लिखा करते थे हम लोग। तो ये फॉर्मूला यूनिट वर्ड जो है इट इज यूज्ड फॉर सच स्पीशीज
जो लैटिस बना के एग्जिस्ट करते हैं, बट अब क्योंकि वो बहुत सारा नंबर में एक साथ एग्जिस्ट करता है और हमको कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिटी वर्ड यूज करते हैं, मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करते। ओके ठीक है। तो इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी ने जो डिस्कशन चालू किया है वो कॉसेल लेविस अप्रोच से किया है। अगेन बहुत इसमें कम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने का, बट जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। जैसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया, ये बहुत पुराना अप्रोच है, जो हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं उसका बेसिक फाउंडेशन है। ये कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, जिसको बेसिकली हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस है और उसके आसपास इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज कॉल्ड कर्नल। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो एटम के अंदर जो भी बच गया वो क्या बच गया, कर्नल बच गया। और उसके बाद क्या बचा, आउटर शेल। आउटर शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना कि ये पूरी तरह से किस पे बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है। तो कॉसेल लुईस अप्रोच में क्या बताया गया, कर्नल होगा, उसमें न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर में आउटर शेल होगा, और वो आउटर शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 8। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, सो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं दैट दोज 8 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन दी कॉर्नर ऑफ क्यूब। कहां प्रेजेंट है, ये कॉर्नर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ग्रुप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज जनरली ईदर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट। डॉट जो है ये बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लुईस कॉसेल अप्रोच में। ठीक है, तो ग्रुप वैलेंसी कैसे निकालते हैं, या तो जितने डॉट्स हैं मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोवैलेंस, इलेक्ट्रोवैलेंस वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट आपने सुना होगा, ये किसके लिए यूज करते हैं, आयनिक बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रोवैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस ऑन द आयन। जैसे आपसे पूछेगा कैल्शियम +2 का इलेक्ट्रोवैलेंस क्या है, दैट इज +2। आगे देखते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वाज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करी गई है। मैं यहां पे पूरा फॉर्मूला नहीं बता रहा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बस एक बात आपको ध्यान रखना है, ऑक्टेट एक्सपैंड मत करना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरी तरह से ऑक्टेट पे बेस्ड है। ऑक्टेट को फॉलो करने लग जाएगा, और जब ये ऑक्टेट को फॉलो करने लग जाएगा तो इसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ऑब्वियसली which structure is more accurate, definitely ये वाला ज्यादा accurate है, ये वाला कम accurate है, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो try to follow octet। इसमें देखिए ये एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। स्टेप 1 में लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग दी स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय adding the valence electrons of the combining atom, add electron for anion and remove electron for cation। बहुत सिंपल है, जो हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है उसमें हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। कैटायन अगर रहेगा वो आपके पास जो दे रखा है, अगर वो कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, एनायन है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। स्टेप 2, इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन। जनरली जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सेंट्रल एटम कौन होता है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता कभी भी, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये चीज फॉलो नहीं भी हो पाता है, बट बहुत ही कम ऐसे मॉलिक्यूल्स है, तो ज्यादा उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन for single bond, the remaining electrons are either utilized for multiple bonding or remain as the lone pair। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो पहले सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे, ऑक्टेट को फॉलो करेंगे। अगर उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए तो उसको लोन पेयर के फॉर्म में छोड़ देंगे, या कहीं पे अगर मल्टीपल बॉन्ड बनने का चांस है तो वो भी बना लेंगे। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में जो सक्सेशन में दिया है, अभी हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे।
हम लोग बस एक बार एनसीईआरटी का थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनको वापस से डिटेल में भी अभी देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल may be defined as the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। फॉर्मल चार्ज पूछ सकता है, और अगर पूछेगा तो पहला सवाल जो उसके दिमाग में आएगा ओजोन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ओजोन के स्ट्रक्चर की बात करूं, आप जानते हैं कैसे बनेगा। एक ऑक्सीजन बना लिया पहले, आपको पता है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। आपने पहले एक और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और यहां पे अब आप डबल बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि बीच वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यहां पे क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इस ऑक्सीजन के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो ये तो एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया नहीं है। तो अब जब आप इसमें काउंट करेंगे कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे नजर आ रहा है, तो आपको फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। जैसे देखिए यहां पे ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का वैसे भी होता है, तो इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। अगर यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, यहां पे 1 2 3 4। अब वैसे तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए हैं, ऑक्सीजन ने दिए हैं, तो दोनों हुआ एक्चुअली उसका ही है। लेकिन ध्यान रखेंगे फॉर्मल चार्ज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम कोवैलेंट की तरह ट्रीट करते हैं। एक गिनेंगे इसके पास तो 6 में से अभी 5 ही दिख रहा है। अगर 5 दिख रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस जैसा अपीयर हो रहा है, आप इस पे +1 फॉर्मल चार्ज दे देंगे। और ये जो एरो हेड है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था। इस ऑक्सीजन के पास काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिखेगा, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो यहां पे -1 आएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इस वाले में तो इतना करने का जरूरत भी नहीं था। आप ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये जानते हैं कि अगर कहीं मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है तो उसको मैं नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की तरह दिखा सकता हूं। हेड वाले एटम पे नेगेटिव और टेल वाले एटम पे पॉजिटिव डाल सकता हूं। फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन -1, 2 बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज, 3 बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन +1। ये से भी आप याद रख सकते हैं। Formal charges do not indicate real charge separation within the molecule. Formal charge helps in selection of lowest energy structure. आपको कम से कम फॉर्मल चार्ज रखना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए गए जिनका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, हाइपोवैलेंट कहते हैं उनको। यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, यहां पे आपको जो भी मॉलिक्यूल एग्जांपल में लिखा है सबके पास जो सेंट्रल एटम है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम है। लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, बोरोन 6, एल्यूमिनियम 6, बोरोन 6। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें NO और NO2 आ गया, ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन है। और एक्सपैंडेड ऑक्टेट, जिसको हम लोग हाइपर वैलेंट भी कहते हैं, जिसको हम लोग सुपर ऑक्टेट भी कहते हैं, जिनका ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो वाले भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। जबकि अगर हम लोग ऑक्टेट रूल को सोचे, ऑक्टेट रूल के बारे में इमेजिन करें तो ऐसा लगता है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे। ठीक है। Does not explain relative stability, other drawbacks based on chemical inertness of noble gas। ये जो पूरा ऑक्टेट रूल है, इसका आइडिया आया कहां से? तो लोगों को ऐसा लगा कि बाकी एलिमेंट्स बॉन्ड बना रहे, नोबल गैस बॉन्ड नहीं बना रहे। अगर नोबल गैस बॉन्ड नहीं बना रहा है और बाकी बना रहे, तो बाकी क्यों बना रहे? खुद को स्टेबल करने के लिए।
नोबल गैस क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि शायद वो पहले से ही स्टेबल होगा। यही आइडिया लोगों के दिमाग में आ सकता है। आप भी सोचिएगा तो यही आइडिया आपके भी दिमाग में आएगा कि अगर बाकी लोग बॉन्ड बनाते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए और नोबल गैस बॉन्ड नहीं बना रहा है, यानी शायद वो पहले से ही स्टेबल होगा। तो हो सकता है कि नोबल गैस केमिकली इनर्ट है क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। इस बेसिस पे उन्होंने ये बना तो दिया, लेकिन यहां पंगा क्या हो गया कि बाद में आपको पता चला कि भाई नोबल गैस तो कंपाउंड्स बनाते हैं। यहां ध्यान रखना KrF2 का भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये आया है मेंस में ऑलरेडी। KrF2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नोबल गैस के और कंपाउंड्स, आपको जीनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स ऑलरेडी पता होते हैं, XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, XeOF4, XeO3 टाइप के, ठीक है। एंड देयर वाज नो डिस्कशन ऑफ शेप। ओके, तो हमने ये देखा कि क्यों लुइस ऑक्टेट रूल हम लोग फॉलो फाइनली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देयर आर स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से कम है, देयर आर स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से ज्यादा है, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी होते हैं। तो बहुत सारा यहां पे हमने देखा कि प्रॉब्लम है। अब हम लोग आगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशंस जिससे आप बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके पास दो एटम्स होते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए यहां पे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ही दोनों में बना रहा हूं, और जब वो दो एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो इनके न्यूक्लियस में होता है रिपल्शन, इनके इलेक्ट्रॉन्स में होता है रिपल्शन, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को क्या करता है? अट्रैक्ट। सिमिलरली इसका न्यूक्लियस उस वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट। तो यानी दो, अगर आपके पास एटम है तो उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसमें डोमिनेट कौन करता है? अट्रैक्टिव फोर्स। और आप खुद भी सोचिए कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट नहीं करता तो क्या बॉन्ड बन पाता? नहीं बन पाता, नहीं तो एटम पास ही नहीं आता ना। तो क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, एटम्स एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एटम्स पास आते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स और वो रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसा होने लग जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। और जिस पॉइंट पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों एटम के बीच में इक्वल हो गया, उसी को बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन कहते हैं। इसी पूरे चीज को पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट पे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का जो पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट दे रखा है उसका इमेज यूज किया है। यहां पे आप देखिए, पहले क्या हो रहा है? दी एटम्स आर अपार्ट। ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये बहुत दूर है, यहां तो रिलेटिवली पास दिखाया हुआ है। ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इस एक्सिस पे, और ये बहुत दूर है। आप ऐसा मान लीजिए ये इनफाइनाइटली दूर है एक दूसरे से, ठीक है। और इस सिनेरियो में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो आपको पता है क्या होता है, बोलिए, K Q1 Q2 by R। व्हेन R टेंड्स टू इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू जीरो। इसीलिए इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो के आसपास है। उसके बाद कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, और जब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो जब अट्रैक्शन डोमिनेट किया, ये जो पूरा पार्ट है इसमें जो आपको एनर्जी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहां तक कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्शन रिपल्शन पे डोमिनेट कर रहा है, और इसीलिए एटम्स पास भी आ रहे हैं। आपको दिख रहा है इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा है। अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है इसलिए एनर्जी घट रहा है। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जब इक्वल हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। यहां पे मैक्सिमम जितना एनर्जी वो सिस्टम रिलीज कर सकता था उसने कर दिया बॉन्ड बनाने के लिए। और जैसे यहां पे अगर वैल्यू की बात करें, 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी वाज रिलीज्ड। जीरो से स्टार्ट किया था सिस्टम ने, अभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? -435.8 किलो जूल हो गई, और यहां पे बॉन्ड बन गया। ये थोड़ा सा
एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट कर जाते हैं, आपको पता होगा ओवरलैपिंग कहते हैं इसको। इसके बाद जो है वो मॉलिक्यूल में कोई मूवमेंट अंदर की तरफ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा है? बिकॉज यहां पे ऑलरेडी एनर्जी मिनिमाइज हो चुकी है। इस पॉइंट पे जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन के केस में वो बॉन्ड लेंथ कितना आता है? 74 पिकोमीटर आता है। इसके बाद का जो पार्ट है ये पार्ट हाइपोथेटिकल है। इसमें आप एटम को अगर और पास लेके जाते तो क्या होता उसकी बात हो रही है। यहां रिपल्शन डोमिनेट करता और रिपल्शन डोमिनेट करने की वजह से एनर्जी बढ़ जाता और सिस्टम क्या हो जाता? अनस्टेबल हो जाता। ये जो हमने प्लॉट बनाया है ये जब आप एमओटी के रिस्पेक्ट में सोचते हैं तो ये बेसिकली बॉन्डिंग कंडीशन का प्लॉट है। अगर इसी में एंटी बॉन्डिंग कंडीशन का भी प्लॉट हम लोग बनाने की कोशिश करते तो एंटी बॉन्डिंग में अपने को पता है कि स्टार्टिंग से कौन डोमिनेट करता है? रिपल्शन ही डोमिनेट करता है। तो अगर इसी में आप एंटी बॉन्डिंग का प्लॉट बनाते तो प्लॉट ऐसे निकल जाता, क्योंकि उसमें क्या होता? रिपल्शन ही डोमिनेट करता और डिस्टेंस जैसे जैसे घटता वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता और रिपल्शन के बढ़ने से वैसे वैसे एनर्जी बढ़ जाता। सिस्टम की कौन सी एनर्जी घटती है बॉन्डिंग से? पोटेंशियल एनर्जी घटती है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। तो बेसिकली बॉन्डिंग का रिलेशन किससे है? एनर्जी से है। इसीलिए बॉन्डिंग को एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया कि अगर एनर्जी रिलीज्ड कम होगी 42 किलोजूल पर मोल से तो उसको हम लोग बॉन्ड नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर बॉन्डिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी वो 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा होगी तो उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बुलाएंगे। और अगर उसके बेसिस पे आप देखिएगा तो केमिकल बॉन्ड को हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया। एक मेटालिक, एक कोवैलेंट, एक आयनिक। सिंपल। आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक ये वो बॉन्ड्स हैं जिसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा हो रही है। ये प्रॉपर कोवैलेंट, आयनिक, मेटालिक ये प्रॉपर बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और कोवैलेंट के अंदर ही फिर हम लोग इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग में, फिर अनइक्वल शेयरिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो सब भी इसके अंदर आ जाता है। और जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो 42 किलोजूल पर मोल से कम होती है। उसके अंदर आ जाता है वीक फोर्सेस सच एज, कौन कौन आ जाता है वीक फोर्स में? सच एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और इन सब के मुकाबले जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये बॉन्ड्स नहीं होते हैं बिकॉज द एनर्जी रिलीज्ड इज लेस। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ इस चैप्टर में यही दिया हुआ है। ये जो है ये मोस्टली गैसियस स्टेट चैप्टर में डिस्कस्ड है। अब वो मेंस का पार्ट है नहीं तो कम प्रोबेबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चन बेस करेगा, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो दे भी रखा है एनसीईआरटी में और उस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग केमिकल बॉन्ड वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं जिसमें पहले आ जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका आपको आइडिया है कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक मॉलिक्यूल बनाना है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं जो कि बोरोन है इस केस में। उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। बॉन्डिंग कहां से होगी? आउटर शेल से। तो उसके आउटर शेल को मार्क करते हैं, ये उसका ग्राउंड स्टेट हो गया।
अब इसको लेके जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। क्या हमेशा एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना जरूरी है? नहीं, यहां पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है 3 सराउंडिंग एटम और सबके साथ कम से कम एक एक बॉन्ड तो बनाओगे, और जब आप एक एक बॉन्ड भी उनके साथ बनाओगे तो आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यहां पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक्साइटेशन आपको करना पड़ेगा। इसके पास अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो बोरोन ने जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए वो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, ये आप उसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो उसमें भी आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 3p5 के अंदर दिख जाएगा। क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑब्वियसली बोरोन भी प्योर ऑर्बिटल से बॉन्डिंग नहीं करता, ये हम लोग कहां देखेंगे? अभी हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। बट पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए, और उसके लिए हो सकता है आपको एक्साइटेशन करना पड़े। बट इवेंचुअली द होल एम ऑफ दिस डिस्कशन इज कि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। कुछ मॉलिक्यूल्स आपको जिसके स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे चैप्टर में कुछ भी करने के लिए। तो यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो। पहला है COCl2, फिर है SF2, PCl4 प्लस, PCl6 माइनस। चार्ज वालों में याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो चार्ज सेंट्रल एटम पे होगा। जैसे अगर आप PCl4 प्लस बनाने जाइएगा तो आपको चार्ज किसको देना है? सेंट्रल एटम को देना है। कौन सा एटम पाई बॉन्ड बनाना चाहता है, कौन सा नहीं बनाना चाहता है, वो भी आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाइएगा, कोई खास बात नहीं है। जैसे अब इतना आपने बना लिया कि सेंट्रल एटम पे आपने चार्ज दे दिया, तो आपको पता है फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अब 4 ही बचा, क्योंकि उस पे प्लस दिख रहा है। और अगर 4 ही बचा तो क्या ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अकाउंटेड फॉर? यहां पे यस, आपको वो चारों इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। मतलब फास्फोरस का कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का अभी बाकी नहीं है, देयर इज नो लोन पेयर, दैट्स इट। लेकिन वहीं पे अगर कोई आपको ऑक्सीजन वाला दिख जाए, जैसे आपको बोला कि नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाइए, तो बहुत सिंपल है। पहले आप सिंगल बॉन्डेड O बना लीजिए एक, क्योंकि नेगेटिव दिख रहा है, उस पे नेगेटिव डाल दीजिए। नेगेटिव किस पे होता है? सिंगल बॉन्डेड O पे होता है, उतना बना के उस पे पहले नेगेटिव डाल दीजिए। अब बाकी जो 2 ऑक्सीजन बचे वो न्यूट्रल हैं, तो मन तो आपका ये करेगा कि दोनों का डबल डबल बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड, न्यूट्रल है तो डबल बॉन्ड। लेकिन जब आप वो डबल डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आपको ये भी चेक करना है कि कहीं ऑक्टेट तो एक्सपैंड नहीं हो गया। यस, हो गया है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। और इसका एक ही उपाय है, जब भी ऐसा हो आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करना है। यहां पे एक डबल बॉन्ड की जगह आप क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद है ओजोन BF4 माइनस NH4 प्लस IF7 OSF2। जैसे आपको बोला OSF2, तो पहले आपने ये फिगर आउट किया कि सेंट्रल एटम कौन होगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो फ्लोरीन में तो कोई डाउट नहीं था। ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। और फिर आपने सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, बॉन्ड तो 4 ही बनाए, यानी एक यहां पे हो जाएगा लोन पेयर। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो कहां जाता है? लोन पेयर में। इसके बाद है HCP। HCP थोड़ा सा डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसमें फास्फोरस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है इसमें वो कार्बन है, ध्यान रखिएगा। HCP बिल्कुल HCN के जैसा बनता है, वैसे आप बना सकते हैं। CuSO4.5H2O HCF4N3 माइनस। N3 माइनस को सोचने के लिए आप O3 को सोचिए, उससे आपको हेल्प मिलेगा N3 माइनस को सोचने में। जैसे O3 को लोग कैसे सोचते हैं कि चलो पहले एक तो मैंने O2 बना लिया और अब मेरे पास एक ऑक्सीजन बाकी है,
लेकिन ऑक्सीजन में कोई वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, लेकिन उसको एक्साइट किया जा सकता है। अगर आप ऑक्सीजन को देखिएगा, उसके आउटर शेल को देखिएगा, तो आपको दिखेगा 2s2 2p4। अब वैसे तो आप यहां पे देखिएगा तो आपको कोई खाली ऑर्बिटल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप यहां पे इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अंदर कर देंगे तो यहां पे ये 2s2 तो वैसे का वैसे ही रह गया, ये 2p4 में आपको एक खाली ऑर्बिटल दिखाई देगा। ध्यान रखेंगे, इसको भी एक्साइटेड स्टेट ही कहते हैं। जहां पे भी हंस रूल फॉलो नहीं हो रहा, अवबव फॉलो नहीं हो रहा, उसी को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इसमें सिर्फ एक्साइटेड स्टेट का ये मतलब नहीं होता कि मैं बाहर लेके गया इलेक्ट्रॉन को, यहां मैंने पेयरिंग कर दी, यहां भी हंस रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये भी क्या है, एक्साइटेड स्टेट ही है। ओके, तो यहां पे एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट किया जा सकता है, और यहां ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है, ऊपर वाला इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो वो लोन पेयर ये वेकेंट ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक बेसिक आइडिया होगा, एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर है और दूसरा ऐसा एटम जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, उनके बीच में क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो ये देख लीजिएगा, ये O3 बन गया। N3 माइनस भी ऐसे ही सोचिए, बिल्कुल सोचने का तरीका बिल्ड कीजिए, है ना। N3 माइनस को भी ऐसे ही सोचिए कि ये N2 और N माइनस है। पहले आप N2 बना लीजिए, N2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या N माइनस बिल्कुल ऑक्सीजन के जैसा होगा? यस, N माइनस के पास भी वैलेंस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही। उसमें भी अगर आप चाहिए तो एक्साइट करके एक ऑर्बिटल को आप खाली कर सकते हैं, और यहां भी बिल्कुल वही होगा, यहां भी बिल्कुल वही होगा। जो एक नाइट्रोजन का लोन पेयर था, वो दूसरे नाइट्रोजन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और ध्यान रखेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को आप बिना एरो हेड के भी लिख सकते हैं, हेड पे नेगेटिव, टेल पे पॉजिटिव देके। इसी तरह से CO ट्राई कर लीजिएगा, H2S2O7 ट्राई कर लीजिएगा, HClO4 ट्राई कर लीजिएगा, H3PO3 ट्राई कर लीजिएगा, S2O32 माइनस, H2S2O5 और SOCl2, ये मॉलिक्यूल्स आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा डिस्कशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर लुईस एसिड लुईस बेस इंटरैक्शन है। इसमें आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि यार लुईस एसिड क्या होता है। तो लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास है तो वहां क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लीजिए अपने को दे दिया अमोनिया, तो अपने पास नाइट्रोजन है, उसमें लोन पेयर है, और अपने को दे दिया H+ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास डेफिनेटली वेकेंट ऑर्बिटल होगा। यहां है लोन पेयर, यहां है वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर है मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर। लुईस बेस वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लुईस एसिड, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, आप चाहे तो एरो हेड हटा के भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर एक दो और इंटरैक्शंस की बात करें, जैसे मान लीजिए आपने SiF4 में ऐड कर दिया 2 मोल HF, क्या होता है, तो यहां HF ब्रेक होगा और उससे आपको मिलेगा F-। आपको पता है F- के पास लोन पेयर है, कैसे एक्ट कर सकता है अगर लोन पेयर है, तो लुईस बेस के जैसे। और सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास ऑर्बिटल बहुत सारा खाली रहता है। जैसे यहां पे क्या होगा, वेकेंट 3D होगा, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास वेकेंट 3D होगा, वेकेंट 3D ऑर्बिटल होगा। तो सिलिकॉन जो है वो अपने वेकेंट ऑर्बिटल में F- से, पहले तो आप SiF4 बना लीजिए, उसके बाद F- से सिलिकॉन अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के।
तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसमें एक आपको लुईस एसिड चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरा लुईस बेस चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा। कौन सा ऑर्बिटल? ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और जिस दूसरे ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैप करने जा रहा है उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, और दोनों ऑर्बिटल्स के वो लोब जो मिलने वाले हैं उनका फेज सेम होना चाहिए। इतनी बातें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ध्यान रखते हैं। ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, किस ऑर्बिटल का होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल और जिसके साथ ये ओवरलैप करने वाला है, उन दो ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। और वो ऑर्बिटल्स के वो लोब जो मिलने वाले हैं उनका फेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एनसीईआरटी ने इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पॉजिटिव ओवरलैप, जिससे बेसिकली वो कहते हैं कि बॉन्ड बनता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जिससे हम लोग बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा है? पॉजिटिव ओवरलैप है। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब हो गया, मान लो एक लोब ऐसा है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसा मान लीजिए। एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसा मान लीजिए। उसका फेज ऐसे दे रखा है, ये फेज है, चार्ज नहीं है। फेज मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का वेव आप बनाते हैं ना, उसके अंदर जो फेज है। सिमिलरली एक दूसरा ऑर्बिटल भी आप ले लीजिए। अगर इनके मिलने वाले लोब्स जो हैं, मान लो ये ऐसे ऐसे चल के जा रहा है, तो इनके जो मिलने वाले लोब्स हैं अगर उसमें फेज आइडेंटिकल है तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इसको हम लोग बुलाएंगे सेम फेज ओवरलैप। क्या बुलाएंगे? सेम फेज ओवरलैप या पॉजिटिव ओवरलैप। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन्हीं से बॉन्ड बनाना है। अगर यहां पे मैं नेगेटिव ओवरलैप कर दूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड नहीं बनेगा। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे प्लस माइनस ले लिया और यहां पे माइनस प्लस ले लिया, तो जो लोब्स मिलने जा रहे हैं उसमें आपको ऑपोजिट फेज दिख रहा है, तो यहां पे एनसीईआरटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड नहीं बनेगा। और एक होता है जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप का मतलब हो गया जहां पे दोनों टाइप के ओवरलैप साथ में हो रहे हैं। मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, ये इसके अंदर फेज एक ही होगा, एक ही लोब है, पॉजिटिव है, और जो दूसरा है वो पी ऑर्बिटल है, वो कुछ इस तरह से प्लेस्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव फेज है। अब जब आप यहाँ पे ओवरलैप कराने जाइएगा तो आपको दिख रहा है ये मिलेगा तो प्लस प्लस मिलेगा, ये सेम फेज है। बट जब ये मिलेगा तो प्लस माइनस मिलेगा, ये ऑपोजिट फेज है। दोनों साथ में हो गया तो इसको जीरो ओवरलैप कहते हैं। आपको एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दे देगा कि इस एक्सिस पे मान लो ऑर्बिटल्स चल रहे हैं, और फिर आपको बोलेगा कि मान लो ये दोनों ऑर्बिटल का मैं कॉम्बिनेशन कराऊं तो किस टाइप का मुझे बॉन्ड बनके मिलेगा? सिग्मा मिलेगा, पाई मिलेगा, डेल्टा मिलेगा? इस तरह का सवाल आता है। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि dxy और dxy, इन दोनों को मिला के मुझे पाई बॉन्ड बनाना है, तो बताओ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा होगा? तो पहले आप इसको अच्छे से इमेजिन कीजिए। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो dxy कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली दूसरा dxy कुछ ऐसा होगा। और आपको कह रहा है कि कौन से एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो पहला बात आपको यह पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैप होता है, और उससे इंपॉर्टेंट बात है पाई बॉन्ड उसको कहते हैं जब दो लोब का ओवरलैप दो लोब से हो। सिग्मा बॉन्ड उसको कहते हैं जब एक लोब का ओवरलैप एक बॉन्ड से हो। डेल्टा उसको कहते हैं जब चार लोब का ओवरलैप चार लोब से हो। तो आपको साइडवेज और ये सब इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, आपको फोकस करना इस बात पे है कि क्या दो लोब का ओवरलैप दो लोब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कराता हूं, अगर मैं इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स ले लेता हूं, आप सोचिए अगर ये एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करेगा, एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करेगा तो क्या ये दो लोब
ये दो लोब से मिलेगा, यस यस मिलेगा, और क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो यार इसको वाई एक्सिस पे ट्रेवल कराते हैं, तो वाई पे कैसे, ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको इसके ऊपर रख दीजिए, इसको यहां से स्लाइड करके ऊपर रख दीजिए, फिर लेके आइए, तो आपको दिखेगा कि अब ये वन ये टू, और अगर मान लीजिए मैं ऐसे लेके जा रहा हूं तो ये टू ये वन ये मिलेंगे, तो यहां दो लोग यहां दो लोग, अभी भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो अगर यहां पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई होगा तो भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड होगा तो क्या बनेगा, जेड मतलब होता है ये बाहर से जो निकल रहा है, तो अब इसको ऐसे निकाल के ऐसे बाहर से लेके जाना है, तो क्या चार लोग पे बैठेगा, अगर चार चार पे बैठेगा तो कौन सा बनता है, डेल्टा बनता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के सवाल आप खुद से यहां पे दे रखा है, ट्राई कर सकते हैं, जैसे dxy मैंने बता दिया, dyz xz x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रेंथ किसमें बेटर, स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे ये भी एक बार देख लेते हैं। अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात हो रही है तो इसमें दो फैक्टर आ जाता है, दो फैक्टर। पहला आ जाता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल पहला आ जाता है। साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, साइज डिटरमाइन करते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जैसे आपसे बोला 1s और 1s का ओवरलैप बढ़िया होगा या 2s का, स्ट्रेट अवे 1s, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, ऑर्बिटल का साइज कम होगा, ओवरलैप बेटर होगा। लेकिन अगर साइज आइडेंटिकल हो गया, साइज कैसे आइडेंटिकल होगा, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिकल होगा। अगर साइज आइडेंटिकल हो गया तो उसके बाद क्या फैक्टर देखते हैं, तो उसके बाद क्या फैक्टर देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर ज्यादा किसका होता है, एस का, पी का, किसका, पी का। एस तो स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल है, पी डायरेक्शनल होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया 2s और 2s2p में कौन स्ट्रॉन्ग बनाएगा बॉन्ड, तो आप बोलेंगे यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिकल दिख रहा है, डायरेक्शनल नेचर पी का ज्यादा है, इसलिए वो बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में देख लिया, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से एक्सपेक्टेड है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि हम जानते हैं कि प्योर ऑर्बिटल से बॉन्डिंग नहीं होता है। बॉन्डिंग किससे होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। तो अगर बॉन्डिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से होता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाना है, क्या फिनोमेना है, तो इट इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। आप एक ही एटम के अंदर के ऑर्बिटल्स को मिक्स करने वाले हैं, लेकिन उन ऑर्बिटल्स को मिक्स करने वाले हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। पहला, एनर्जी लेवल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज वेट एवरेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करके हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हैं उनके एनर्जी लेवल का जो एवरेज होगा वो आपको हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल के तौर पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट, एस कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, जैसे आपसे कोई कह रहा है कि sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या इनमें एस कैरेक्टर इक्वल है, नहीं, और इस वजह से इनका क्लोजनेस टू न्यूक्लियस भी आइडेंटिकल नहीं होगा। इसमें एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। दो ऑर्बिटल में एस कितना है, एक, टोटल दो, तो परसेंटेज एस कितना हो गया बोलिए, 50%। यहां पे एक एस है, टोटल तीन है, तो परसेंटेज एस कितना हो गया, 33%। यहां पे एक एस है, टोटल चार ऑर्बिटल है, परसेंटेज एस कितना हो गया, 25%। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस उतना क्लोजनेस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। तो परसेंटेज एस बढ़ने से क्लोजनेस टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस,
क्लोजनेस टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस। क्लोजनेस जब न्यूक्लियस से बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल घटेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उस ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। अच्छा, परसेंटेज एस का रिलेशन बॉन्ड एंगल से भी है। आप ऑलरेडी जानते हैं एसपी से रिलेटेड बॉन्ड एंगल कितना है, 180, sp2 से 120 और sp3 से 109 डिग्री 28। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, परसेंटेज एस जैसे जैसे घटेगा, या उल्टा कह सकते हैं जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। अगर इसका यूज करें, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया इथाइन, इथीन और इथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कीजिए, तो आप क्या कहिएगा? आप बोलिएगा कि ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है और ये वाला कार्बन sp3 है। हाइड्रोजन कहां से ओवरलैप कर रहा है? 1s से, तो ये ओवरलैप है sp और 1s का, ये ओवरलैप है sp2 और 1s का, ये मतलब ये वाला ओवरलैप की मैं बात कर रहा हूं, ये sp2 और 1s का ओवरलैप है, ये वाला जो ओवरलैप है ये sp और 1s का है, और ये वाला जो ओवरलैप है ये sp3 और 1s का है। इसमें ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज s ज्यादा किसका है? sp का। ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यहां पे ज्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ यहां पे कम आएगा। अगर मैं ये बॉन्ड लेंथ को a बोल दूं, ये बॉन्ड लेंथ को b बोल दूं, ये बॉन्ड लेंथ को c बोल दूं, तो परसेंटेज s यहां ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। कुछ स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल के देख लेते हैं। जैसे आयनिक स्पीशीज में तो बहुत सिंपल शॉर्टकट होता है, आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए वैलेंस वाला, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3, नेगेटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। ये जब आप सब ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 24, जो आए उसको 8 से डिवाइड कीजिए और 3 आ गया तो 1s 2p, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इसका भी देख लीजिए, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 ऑक्सीजन के लिए इंटू 4, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 6, 24, 30, 232, डिवाइड कीजिए 8 से, कितना आ रहा है? 4, 1s 3p sp3। हाइड्रोजन वालों में ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन वालों में आप ये 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप इनफैक्ट इन सबको स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते थे। स्ट्रक्चर बना के अगर कीजिएगा तो आपको याद है क्या गिनना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनना है, और क्या गिनना है? नंबर ऑफ लोन पेयर गिनना है। इन दोनों को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे उसी से हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब 1s 1p को मिला के बनाना पड़ेगा तो sp। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब 1s 2p को मिला के बनाना पड़ेगा तो sp2। 4 मतलब 1s 3p को मिला के बनाना पड़ेगा तो sp3। इस तरह से सिमिलरली आप इन सबको ट्राई कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख देता हूं, आप मैच कर लीजिएगा। ये sp3d2 आएगा, sp3d3 आएगा, sp3 आएगा। ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्लोरीन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन के लिए 6, 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 माइनस 1 एक्स्ट्रा, सब मिला के कितना? 18, 19 और 7 26। ये अब आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, जितना कैंसिल हो रहा है होने दीजिए। 3 बार तो कैंसिल हो रहा है ना 24। कितना रिमाइंडर बचा? 2। जो रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये मिलके क्या आ गया? 3 प्लस 2/2 क्या हो गया? 1। ये मिला के हो गया 4 और ये क्या हो गया? sp3। ये क्या हो गया? sp3। कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट ऑफ PCl5। ध्यान से देखिएगा,
ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, PCl5 का इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखिएगा। PCl5 जो है वो गैसियस स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है, उसने 5 बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ, ऐसे एग्जिस्ट कर गया। लेकिन जब आप PCl5 की बात करते हैं सॉलिड स्टेट में तो ध्यान रखिएगा ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में। तो कैटायनिक पार्ट ऑफ PCl5 मतलब हो गया PCl4 प्लस, हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो sp3 आ जाएगा। एनायनिक पार्ट का मतलब हो गया PCl6 माइनस, निकालिएगा तो sp3d2 आ जाएगा। XeF6 बहुत सिंपल है, जीनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है 6 फ्लोरीन मतलब 6 सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कैसा होता है सिग्मा, तो 6 सिग्मा। 8 वैलेंस में से 6 इलेक्ट्रॉन जीनॉन ने बॉन्ड बनाने में लगा दिया तो 2 बच गए, यानी एक होगा लोन पेयर। टोटल 7, एक S, 3 P, 3 D, sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन का और भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ड्रैगोज रूल अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर एक दो मॉलिक्यूल आप ड्रैगोज रूल के याद रख सकते हैं, जिसमें स्पेशल मेंशन ऑब्वियसली PH3 और H2S का रहेगा। ड्रैगो है, वैसे तो ड्रैगो बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, एडवांस के अंदर इंपॉर्टेंस भी काफी दिया जाता है, बॉन्ड एंगल के सवालों में आ सकता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ध्यान रखना है तो आप ये 2-3 मॉलिक्यूल्स, इनफैक्ट आप अगर चाहें तो ये याद रख लीजिए, ग्रुप 15 में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके हाइड्राइड्स, और ग्रुप 16 में H2S, H2SE, H2TE, यही 7 मॉलिक्यूल अगर पूछा भी तो ड्रैगो में पूछेगा। ड्रैगो का मतलब ये होता है कि इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो किसके पास होता है 90 डिग्री के पास होता है। वो भी अगर बॉन्ड एंगल की आप बात करेंगे तो नीचे जाने पे वो भी जो 90 के पास वाला बॉन्ड एंगल है वो भी थोड़ा 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 घट जाता है। तो ध्यान रखेंगे ड्रैगो में बॉन्ड एंगल 90 के पास होता है और हाइब्रिडाइजेशन इनके सेंट्रल एटम का नहीं होता है। पी पाई डी पाई पी पाई पी पाई बॉन्ड्स के काउंटिंग के ऊपर सवाल आ सकता है। जैसे अपने को बोल दिया कि SO3 के अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ पी पाई एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर आपको पता है, सल्फर सेंट्रल एटम होगा, कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। पहले सल्फर का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए आउटर शेल का, 3s2 3p4, थर्ड शेल में sp के अलावा d भी होगा बट d वेकेंट है। ये 3s2 हो गया, ये 3p4 हो गया, ये 3d पूरा खाली है। इसको बनाने हैं 6 बॉन्ड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, यानी आपको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, और अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसके पास अब जाके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं कहां पे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। अब देखिए पहले हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे डबल बॉन्ड्स में एक सिग्मा एक पाई है, और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ किसको गिनना है? सिग्मा बॉन्ड को। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? 3। लोन पेयर सल्फर के पास नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। पहले निकाल लीजिए sp2, sp2 हाइब्रिडाइज कर दीजिए, उससे सिग्मा बॉन्ड बन गया, काम खत्म। जो बच गए प्योर इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है, जो बच गए ये वाले बनाएंगे पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अब अगर मैं पाई बॉन्ड की यहां पे बात करूं तो एक में सल्फर ने इलेक्ट्रॉन डाला होगा ये p से, 3p से, जबकि बाकी दो में उसने इलेक्ट्रॉन डाला होगा 3d से, 3d से। और ऑक्सीजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि सल्फर ने पी पाई बॉन्ड्स एक बनाए, बॉन्ड एक बनाया है, और डी पाई पी पाई बॉन्ड्स 2 बनाए।
इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हैं, इस टाइप का सवाल देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब तो हम समझते ही हैं, हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बट सवाल कैसा आएगा? सवाल आएगा पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर पे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या 1.5, 1.3, 1.4 भी हो सकता है? यस, हो सकता है। और हम लोग जानते हैं कि पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग दो कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। एक हम लोग डिस्कस करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसमें हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसमें हम लोग यूज करेंगे रेजोनेंस का टू डिस्कस पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर। मतलब क्या बॉन्ड का नंबर एक मतलब बॉन्ड का नंबर क्या 1.5, 1.6 ऐसा हो सकता है क्या? तो उसको डिस्कस करेंगे। पहले रेजोनेंस के थ्रू हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं। जैसे रेजोनेंस का आइडिया आपको ऑलरेडी है। जैसे मान लीजिए कार्बोनेट की बात हो रही है, कार्बोनेट की बात हो रही है, तो कार्बोनेट का ये एक लुईस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और जब एक लुईस स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाए तो वहां पे आप मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उन मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स का एवरेज लेते हैं to get the actual molecule, which is called resonance hybrid. And the multiple Lewis structures you made, those are called resonating structures or canonical structures. तो रेजोनेंस करा देंगे। अगर आप यहां पे रेजोनेंस कराएंगे तो आपको यहां पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और उन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये तीनों ही हाइपोथेटिकल है। एक सेकंड के लिए भी इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कौन करता है? इनका एवरेज। इनका एवरेज कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। कोई भी एक जगह पे आप पेयर ऑफ एटम्स को उठा लीजिए। मान लीजिए यहां उठा लिया, यहां पे बॉन्ड डबल है, उसी पेयर के बीच में यहां बॉन्ड सिंगल है, उसी पेयर के बीच में यहां बॉन्ड सिंगल है। तो टोटल बॉन्ड्स उसी पेयर के बीच में कितने हो गए? 4, और स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 3। तो एवरेज क्या हो गया? 4/3। दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलरली आप चार्ज देख लीजिए। इसी पे देख लीजिए। इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, यहां -1 है, यहां -1 है। तो चार्ज का अगर आप एवरेज लेंगे तो आ जाएगा -2/3, क्योंकि दो जगह पे -1, एक जगह पे 0, और 3 स्ट्रक्चर है। और इन सब को यूज करके जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले तो 4/3 कैसे बनाए? तो सिंगल सिंगल बना दो, और जो एक्स्ट्रा 1/3 बॉन्ड है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? डॉट्स। ऐसे डॉटेड बॉन्ड्स बना देते हैं। और -2/3 देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे पार्शियल नेगेटिव डाल देते हैं। ये हमारा है रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 होगा। चार्ज किसी दो ऑक्सीजन पे नहीं, तीनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उन्होंने ओजोन, CO2, इनमें रेजोनेंस को काफी डिस्कस किया है। आप एक बार एनसीईआरटी भी देख लेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहां पे दे दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। जैसे अभी आपने ओजोन की बात करी थी, यहां पे आपको लग रहा है देख के कि एक बॉन्ड डबल है, एक बॉन्ड सिंगल है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ओजोन में कोई भी बॉन्ड सिंगल या डबल नहीं मिला। इनफैक्ट दोनों बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, 1 से 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर वाले बॉन्ड्स मिले। तो क्यों ऐसा होता है? रेजोनेंस। ये लोन पेयर का आप यहां पे रेजोनेंस करा सकते हैं इस पाई बॉन्ड के साथ, और यहां पे आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और वापस से एवरेज लेंगे तो आपको रेजोनेंस हाइब्रिड मिल जाएगा, विच विल हैव पार्शियल बॉन्ड्स।
बॉन्ड लेंथ के डेटा से इसको वेरीफाई भी किया गया और एक्चुअली ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड में आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पाया गया। ठीक है, CO2 में भी रेजोनेंस होता है, एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। यहां पे ये जो O का लोन पेयर है इसका रेजोनेंस होता है इस पाई बॉन्ड के साथ। तो आपको देख के ये लगता है कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर दोनों जगह पे 2 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये रेजोनेंस की वजह से थोड़ा डिफरेंट आता है। O पे नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड सिंगल हो गया और ये बॉन्ड ट्रिपल हो गया। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए यहां मैंने डेटा भी लिख दिया है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डबल बॉन्ड के लिए उन्होंने 121 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड के लिए 148 पिकोमीटर डेटा दिया हुआ है ऑक्सीजन के केस में। लेकिन एक्चुअली ड्यू टू रेजोनेंस दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल मिले और कोई भी 128, 121 या 148 पिकोमीटर नहीं मिला। दोनों बॉन्ड लेंथ कितने मिले? 128 पिकोमीटर मिला। CO2 के केस में डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 121 होता है, लेकिन आप जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिएगा तो यहां पे जहां पहले डबल था अभी क्या आ गया? ट्रिपल आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 110 एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्चुअली जो CO2 में बॉन्ड लेंथ मिला वो दोनों के बीच में मिला, क्योंकि क्या हो रहा था? रेजोनेंस। और कितना मिला? 115 पिकोमीटर मिला। अगेन प्रैक्टिस के लिए आप यहां पे कुछ और मॉलिक्यूल्स ट्राई कर लेंगे, जैसे कि सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, इस तरह से। और इनका बॉन्ड ऑर्डर भी आप को मैं लिख के दे देता हूं, आप मैच कर लीजिएगा आंसर से। ठीक है, आपके अपने आंसर से। सल्फेट में इट विल बी 6/4, नाइट्रेट में इट विल बी 4/3, फॉस्फेट में इट विल बी 5/4, परक्लोरेट में इट विल बी 7/4, क्लोरेट में इट विल बी 5/3 एंड क्लोराइड में इट विल बी 3/2। तो VSCPR में बेसिकली आपको शेप पूछेगा या ज्योमेट्री पूछेगा। तो मैंने एक लिस्ट यहां पे बना दिया है, साथ में पैरेलली मैं कुछ एग्जांपल्स भी लिख दे रहा हूं हर टाइप का। ये आपको ऑलरेडी पता है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। जैसे 2+0 में आप लिख लीजिए C2H2 लीनियर होता है, HgCl2 लिख लीजिए आप, ये भी लीनियर होता है। BeCl2 मोनोमर, ये भी लीनियर होता है। इसमें आप लिख लीजिए BF3, BCl3, कार्बोकैटायन, ये सब आ गया। 2+1 में आप लिख लीजिए SnCl2, ये आ गया। टेट्राहेड्रल में मीथेन आ गया आपका। पिरामिडल में आप अमोनिया याद रखिए, यहां वाटर आ गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में PCl5 इन गैसियस स्टेट आ गया। सीसो में SF4 आ गया। टी शेप्ड में ClF3 आ गया। लीनियर में XeF2 आ गया। ऑक्टाहेड्रल SF6 आ गया। स्क्वायर पिरामिडल BrF5 आ गया। स्क्वायर प्लेनार XeF4 आ गया। पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7 आ गया। डिस्टॉर्टेड XeF6 आ गया और पेंटागोनल प्लेनार XeF5 माइनस आ गया। कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, लोन पेयर काउंट करना है, मल्टीपल बॉन्ड को एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, सिंपल है, हो जाएगा। बॉन्ड एंगल के बारे में देखते हैं। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आ सकता है। बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, आपको इसी ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले चेक हाइब्रिडाइजेशन। आप ऑलरेडी जानते हो कि किस हाइब्रिडाइजेशन से किस बॉन्ड एंगल का रिलेशन है। देन चेक स्टेरिक इफेक्ट।
स्टेरिक इफेक्ट कैसे चेक करना है, स्टेरिक इफेक्ट कैसे चेक करना है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फॉर स्टेरिक इफेक्ट टू डोमिनेट, central atom should be of second period. ध्यान देंगे, स्टेरिक इफेक्ट अगर बॉन्ड एंगल में आपको यूज करना है, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब है ग्रुप्स के बीच में होने वाला रिपल्शन जिससे एंगल बढ़ गया या ऐसा कुछ हुआ, वो तभी दिखेगा आपको जब सेंट्रल एटम किस पीरियड का हो, सेकेंड पीरियड का, और सराउंडिंग एटम इज ऑफ either third period or below period, या you can use organic groups also. organic groups में आप अगर कुछ ग्रुप्स को छोड़ दें, OH, NH2, फ्लोरीन, ये बल्कि नहीं होते, इसके अलावा अल्काइल ग्रुप्स एंड ऑल ऑफ दैट, दोज आर बल्की, तो इनमें स्टेरिक रिपल्शन होगा ग्रुप्स के बीच में और उससे एंगल बढ़ जाएगा, ग्रुप्स दूर जाएंगे। स्टेरिक इफेक्ट चेक करने के बाद कुछ रिपल्शन के रूल्स होते हैं, उसको लगाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले नंबर ऑफ लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटेगा। दूसरा, इफ सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। थर्ड, इफ सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटेगा। बस इतने ही रूल्स में आप सारे बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस इसको इसी ऑर्डर में अप्लाई करना है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन में हम लोग बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना चाहें तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp, sp2, sp3, 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 ये भी sp3, यहां पे नो हाइब्रिडाइजेशन ड्रैगो है, sp2, sp3, sp3, sp3। अब आप ये बात समझ गए कि जो sp वाले हैं उनका बॉन्ड एंगल तो ज्यादा होता है, तो वो आगे निकल गए, तो फॉर श्योर C2H2 और CO2 ये आगे रहेगा। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो इसमें 180 के अलावा कोई बॉन्ड एंगल पॉसिबल ही नहीं है, तो इनका बॉन्ड एंगल तो इक्वल ही होगा। इसके बाद आ जाएंगे sp2 वाले, वो कौन है, BF3 और SnCl2, यही दो मुझे sp2 वाले दिख रहे हैं क्योंकि ये sp के बाद 120 पे ये आएंगे। अब इसमें आपको पता है सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहां पे सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एंगल घटता है। फर्दर sp3 वाले आगे, आपको पता है ड्रैगो सबसे पीछे आएगा, उसका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है। अब sp3 वाले आगे, उसमें देखिए ये है जीरो लोन पेयर, ये है जीरो लोन पेयर। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मार्क कर लीजिए, ये है स्टेरिक इफेक्ट, ये है दो लोन पेयर, ये है एक लोन पेयर, ये तो हो चुका है, ये है जीरो लोन पेयर, ये है जीरो लोन पेयर, ये है दो लोन पेयर। तो सबसे पहले स्टेरिक इफेक्ट, क्लोरीन में रिपल्शन, एंगल बढ़ गया तो आ गया OCl2। इसके बाद जीरो लोन पेयर वाले मीथेन है, उसके बाद अमोनियम है, फॉस्फोनियम है, ये सब इक्वल हो गए, मीथेन, अमोनियम, फॉस्फोनियम। इसके बाद बच गया दो लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। ऑब्वियसली एक लोन पेयर वाला पहले आएगा। इसके बाद बच गया दो लोन पेयर वाला, दो OF2 और वाटर। आपको पता है सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से एंगल कम होता है।
ये ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड एंगल का।